Assalamu alaikum. I am Dr. Irfan Sularia. By profession, I am a pharmacist, nutritionist, and dietitian. Today, I am here on behalf of Foreman Pharmaceutical Society, Department of Pharmacy, and Government Christian College, Lahore. तो आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा बहुत ही हॉट टॉपिक है रिगार्डिंग हाउ वी कैन गेट फिट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान में अब कैसे फिट रह सकते हैं। लॉकडाउन की कंडीशन भी है और रमज़ान भी चल रहा है। तो वैसे जब मैंने अपने बुज़ुर्गों से पूछा कि कोई आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पीरियड देखा है जिसमें लॉकडाउन भी चल रहा हो और रमज़ान भी हो का महीना भी आ गया हो, उन्होंने कहा था हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी आज तक नहीं देखा कि लॉकडाउन की कंडीशन भी हो और रमज़ान भी हो। क्योंकि ऑल ड्यू टू कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन की कंडीशन है। इससे पहले भी शायद आपको पता है कि 1920 में भी एक पेंडेमिक टाउन का आया था, तो उसमें भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन की कंडीशन हुई थी। तो वो 1920 से 100 साल पहले की बात है। उस साल के शायद कोई इंसान अभी इस दुनिया में हो। तो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Foreman's Pharmaceutical Society, Department of Pharmacy, Foreman Christian College. I am very grateful to Mr. Simpson, President of the Society, Pharmaceutical Society, and Hamza Anwar, Vice President of Foreman's Pharmaceutical Society. And I am also grateful to Dr. Abdul Halim. He is a very great person. जब उनके पास मैं पहली दफ़ा गया था आपके डिपार्टमेंट फार्मेसी में, तो मेरी जो सर्विसेज थी वो न्यूट्रिशन से थी। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस के ऊपर वो लेक्चर दें। तो आप शायद आपके में से कुछ लोगों को 2 साल पहले वो याद हो कि फूड एडिक्शन पे मैंने वो लेक्चर दिया था वहाँ पे सेशन। तो इंशाल्लाह इस साल जो मेरा टॉपिक है हाउ वी कैन फिट इन दिस मंथ ऑफ रमज़ान। तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कंट्रोल, प्रेयर एंड चैरिटी। आपके नफ्स के ऊपर जो ज़ब्त है उसके ऊपर कंट्रोल का महीना है, दुआ का महीना है और चैरिटी का महीना है। इसके साथ साथ जहाँ पे आपकी बॉडी या माइंड या सोल की पाकीज़गी या क्लीननेस हो जाए, इसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है फॉर द ट्यून अप होती है फॉर द कमिंग 11 मंथ्स। आने वाले 11 महीनों के लिए आपकी बॉडी ट्यून हो जाए। जिस आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसी तरह ये जो रमज़ान का महीना हम है, इसको अगर आप बड़े अच्छी तरीके से गुजारें, डाइट का कंट्रोल करें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, प्रेयर्स इबादत करें, चैरिटी करें, तो आपकी बॉडी ट्यून अप होगी फॉर द कमिंग मंथ ऑफ रमज़ान। क्योंकि आपको पता है कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इस मंथ में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं आपकी बॉडी में से वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और आपकी बॉडी कमिंग मंथ के लिए ट्यून अप हो जाती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, चैरिटी का महीना भी है, सेल्फ कंट्रोल का महीना भी है, अपनी रूह को ताजगी देने का महीना भी है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि आप कैसे फिट रह सकते हैं रमज़ान में। वो कुछ इस तरह से है कि पहले आपसे मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है रमज़ान में, ताकि आपकी जो है ना रमज़ान का महीना बड़े अच्छे तरीके से वो गुज़र हो सके। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है कि हाई साल्ट का इंटेक नहीं करना अपनी डाइट में। जब आप हाई साल्ट का इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली जब साल्ट जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की कंडीशन में लेके जाएगी। जब आप फास्टिंग की कंडीशन होगी, ये रोज़ा होगा तकरीबन 14 से 16 घंटे का रोज़ा होगा, तो आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाएगी तो आपको प्यास लगेगी। भूख भी साथ लग रही होगी, साथ प्यास भी लग रही होगी। भूख तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन प्यास का बर्दाश्त करना थोड़े लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने हाई साल्ट का इंटेक नहीं करना डाइट में। इसके अलावा फ्राइड आइटम्स को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, जैसे समोसा और पकौड़ेज होते हैं। हाँ, आप घर के बने हुए समोसे और पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें आपको पता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल जो है या घी जो भी जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, क्योंकि बाज़ार में जो आप कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वो एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा रीयूज़ होता है और उसकी क्वालिटी भी वो वाली नहीं होती जो आप एक घर
डोमेस्टिक यूज़ में आप कर रहे हैं। तो फ्राइड आइटम्स को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, हाई फैट आइटम्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जब फैट आइटम्स आप लेंगे तो मैक्सिमम ट्रांस फैट की फॉर्म में होते हैं। वो एज यू नो कि ट्रांस फैट आपकी बॉडी के लिए वो अच्छे नहीं है, वो आपकी दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएंगे। इसके अलावा आपने शुगरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली फिजी ड्रिंक्स को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसमें जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं, कोक, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, मसलन स्कंजमीन इज़ अ गुड चॉइस, सत्तू हमारी देसी वो क्या कहते हैं रेसिपी है, गुड चॉइस, लस्सी गुड चॉइस। तो आप जो है इस तरह की चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लो कैलोरी और लो डाइट फूड आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है सारी वो जो ये फास्टिंग की कंडीशन में होगी, तो वहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स की डिमांड ज़्यादा आएगी, ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जब लो कैलोरी डाइट आप इस्तेमाल करें तो उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे डेफिनेटली, तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होगी। तो लो कैलोरी डाइट को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। टी और कॉफ़ी को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एज यू नो को टी जो है एक्ट एज अ डायूरेटिक काम करती है और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएगी। डिहाइड्रेशन की तरफ लेके तो आपको प्यास लगेगी, तो रोज़ी की कंडीशन गुजारना थोड़ा आपसे से क्या कहते हैं मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है, जो कि आपकी जो रमज़ान का मंथ है वो अच्छे तरीके से आप गुजार सकते हैं। उसमें सबसे पहले कि अपने हाइड्रेशन लेवल को आपने मेंटेन रखना है। वाट पानी का इस्तेमाल, वैसे आम ज़िंदगी में भी हम पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट है। एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाते, उससे अब थोड़ी सी वेरिएशन आती है। वो ये है कि जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, किसी भी इंडिविजुअल का जितना उसका बॉडी वेट है उसको आप 8 से डिवाइड कर लें, जो आएगा उतने मिनिमम ग्लास आपने पानी इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल किसी का वेट 80 केजी है और उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, 10 ग्लास पानी उसे ज़रूर इस्तेमाल करना है पूरी दिन में। ये सिंपल फार्मूला है। वो केमिकल फार्मूला कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो थोड़ी सी वेरिएशन आती है, लेकिन मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट आपने ज़रूर रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो अपने खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। डेट्स, ये सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि वो रोज़े जो अफ्तार थे वो खजूर से करते थे। दूसरा जिसका बेनिफिट है, इसमें नेचुरल शुगर होती है, न्यूट्रिएंट डेंस होता है, न्यूट्रिएंट अच्छी क्वालिटी के होते हैं खजूर डेट में, खजूर में। ये आपने इसका यूज़ ज़्यादा रखना है। इसके अलावा जो आपने करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक रखना है। उसके पीछे बिहाइंड रीज़न ये है, इसमें आपको फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। फाइबर आपको डाइजेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा, और आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन में की प्रॉब्लम है किसी को, वो भी काफ़ी हद तक इसको रिमूव कर देगा। दूसरा आपने रखना है प्रोटीन का सोर्स अपनी डाइट में रखना है। प्रोटीन सोर्स आप एनिमल सोर्स से भी ले सकते हो और प्लांट सोर्स से भी ले सकते हो। जब हम एनिमल सोर्स की बात करेंगे तो उसमें आपके चिकन, मीट, बीफ, एग और डेयरी आ जाते हैं। जब हम प्लांट सोर्स की बात करेंगे उसमें लेंटल्स, पल्सीज, सोया। सोया इज़ वन ऑफ द ओनली प्रोडक्ट विच हैव हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। ये आपने करना है। एग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स पॉरिज जो है ये आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी बॉडी में डाइजेशन में स्लो होगा और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, और हाइड्रेशन लेवल को काफ़ी हद तक मेंटेन रखेगा। कोकोनट वाटर, नारियल का पानी आपने इस्तेमाल करना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोकोनट वाटर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन कंडीशन की तरफ ले जाने से रोकती हैं। और दूसरा ये आपकी जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, खासकर एथलीट्स में, वो काफ़ी यूज़ करते हैं कोकोनट वाटर। तो कोशिश करना है कि आपने भी कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, आपकी बॉडी जब फास्टिंग की कंडीशन में होती है तो आपकी मसल के साथ वेयर एंड टेयर का प्रोसेस चल रहा होता है। तो उस वेयर एंड टेयर के प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए कोशिश करें कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स अपनी डाइट में ज़रूर रखें। हाइड्रेशन लेवल को थोड़ा सा आपने ज़रूर बेहतर रखना है। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइन थी जिनको आपने थोड़ा सा अडॉप्ट करना है, और जो चीज़ों को आपने अवॉइड करना है उससे पहले मैंने बताई। अब एक कंडीशन होती है डायबिटिक कंडीशंस। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना, हर कोई चाहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, चैरिटी करे, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करे।
तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये मंथ जो है बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो ऐसे लोग जो कि डायबिटिक हैं और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वो जिस डॉक्टर के पास उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, जो उनका फिजिशियन है, वो उसके पास जाए 1 महीना पहले, उनको कहे कि रमज़ान आने वाला है, मैं रमज़ान के रोज़े रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या-क्या वो प्रिकॉशनरी मेजर्स करूँ। तो वो आपकी वो मेडिकल हिस्ट्री देखेगा, कुछ आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, उसमें एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c टेस्ट जो होता है वो आपकी प्रीवियस 3 मंथ्स की हिस्ट्री बता देता है कि आपका शुगर लेवल का क्या स्टेटस था। वो जब उसके वो डॉक्टर समझेगा कि वाक़ई इसका शुगर लेवल कंट्रोल है, मैं तो आपको वो अलाउ करता है कि कंडीशन को आप रोज़ा रख सकते हैं। फिर आपकी 1 महीना पहले आपकी प्रिपरेशन से कर दें कि 1 महीना आने वाला है, मैं इसकी वो रोज़ा रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर जब आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं, तो रोज़ा रखने से पहले आपने ग्लूकोमीटर, जो डायबिटिक पेशेंट उनके पास घर में होता है, वो रोज़ा रखने से पहले फास्टिंग और रैंडम रैंडम के बाद 2 घंटे खाना खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर लेवल को ज़रूर चेक कर लें। अगर उनका फास्टिंग शुगर लेवल खाने से पहले 110 है, देन दे आर एलिजिबल टू फास्ट। और अगर खाने के बाद भी 150 और 60 के दरमियान है शुगर लेवल, तो फिर तो वो काफ़ी हद तक वो है, जब वो रोज़ा रख सकते हैं। तो इस कंडीशन को सामने रखते हुए वो शुगर लेवल को रोज़ा रखते हैं। अब शहरी जो डायबिटिक पेशेंट है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें खानी है, अडॉप्ट करनी है। मीठी चीज़ों को तो उन्होंने अवॉइड करना ही करना है। इसके अलावा फ्राइड आइटम, तली हुई चीज़ें जो है ना, उससे वो कम्प्लीटली अवॉइड करें। मिक्स सब्ज़ी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, बीफ खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, बशर्ते शोरबे वाला। ये ग्रेवी वाला सालन उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। शोरबे वाला सालन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो फ्रूट्स का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, लेकिन एक उनकी वो रेंज है लिमिटेड अमाउंट में, 150 टू 200 ग्राम। 150 से 200 ग्राम तक वो फल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वो जनरल गाइडलाइंस थी। अब शहरी में वो डायबिटिक पेशेंट क्या डाइट इस्तेमाल कर सकता है? कोशिश करे कि वो फुल्का, होल व्हीट, गंदम की रोटी, चोकर की रोटी में उसे बोलते हैं, उसकी गंदम की रोटी खाए, फुल्का खा सकता है। कभी-कभार वो परोठा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोशिश करे उसे थोड़ा-सा अवॉइड ही करे। फुल्का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सालन वही शोरबे वाला, उसमें दाल भी हो सकती है, किसी भी किस्म की मटन भी हो सकता है, फ़िश भी हो सकती है, मिक्स सब्ज़ी भी हो सकती है, चिकन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जब हम अफ्तारी की तरफ आते हैं, तो अफ्तारी में 1 से 2 खजूरें वो अलाउ है, वो खा सकता है, क्योंकि उसका वो शुगर लेवल जब वो नीचे आ रहा होगा, तो उसको हाई करने के लिए 1 से 2 खजूरें इनफ है। फिर हाइड्रेशन लेवल उसने मेंटेन रखना है, तो ज़ाहिर बात है जब वो तो खजूर खाएगा, उसके बाद उसने वाटर इनटेक या कोई भी जो ऐसी प्रोडक्ट जिसका हाइड्रेट लेवल जो बेहतर जा सकता है, उसमें हाँ, दूध सोडे का उसने इस्तेमाल नहीं करना, और फिज़ी ड्रिंक्स का उसने इस्तेमाल नहीं करना। शिकंजी भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है, नॉर्मल प्लेन वाटर इस्तेमाल कर सकता है, लस्सी इस्तेमाल कर सकता है। ये उसने कर लिया। फिर उसके बाद वो चना चाट, लोबिया चाट या दही बल्ले, इन तीन चीज़ों में से कोई सी एक 1 प्लेट या 1 बाउल वो यूज़ कर ले। फिर उसके बाद वो नमाज़ पढ़े, तो उसमें से तकरीबन 10-15 मिनट का गैप आ जाएगा। फिर उसके बाद डायबिटिक पेशेंट की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, डायबिटिक डाइट चार्ट हम उसे बोलते हैं, उसके मुताबिक वो अपना जो है खाना खा सकता है। हाँ, जो मीठी वाली चीज़ें हैं, जो जनरल उसकी चीज़ें हैं, जो उसको अवॉइड करना है, वो तो उसने वो करनी करनी है। अब उसके लिए जो है ना, फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, उसके ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो कोशिश करें कि इससे सबसे बेस्ट टाइम तो वो ये है कि सहरी के से आधा घंटा पहले या 20-25 मिनट थोड़ी-सी वॉक कर ले, बेस्ट टाइम है। लेकिन उस वक़्त तक नहीं कर सकता, तो फिर अफ्तारी के बाद, इशा की नमाज़ से पहले या वो तरावियाँ करने के बाद आधा घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, ताकि उसका ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल आ सके। तो ये कुछ गाइडलाइन थी रिगार्डिंग डायबिटिक पेशेंट्स की। तो इसके अलावा अब जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, हाँ, इसमें जो उसकी जो होती है मेडिकेशन, डायबिटिक पेशेंट में जो जो मेडिसिन में वो भी चेंज हो जाती है। इसमें होता ये है कि अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री फिजिशियन उसकी डोज भी एडजस्टमेंट कर सकता है, उसमें चेंजेस भी ला सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट है, वो जो डोज सुबह के वक्त नाश्ते में लेता था, वो अब उसकी वो सहरी के वक्त चली जाएगी। और जो जो रात को लेता था डोज, वो उसकी अफ्तारी के वक्त चली जाएगी।
तो ये वो थोड़ा-सा उसका वो चेंज होगा, उसमें वो ड्रग्स भी कुछ यूज़ करता है, मेटफॉर्मिन बड़ी वो सेफ ड्रग है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। उसका जो डॉक्टर है, उसको वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से बता सकता है कि कौन-सी मेडिसिन उसने कम करनी है, कौन-सी खत्म करनी है। सेम इज़ द केस विद द इंसुलिन, कि कितनी इंसुलिन उसने इस्तेमाल करनी है और यूनिट्स कितने वो कम करने हैं। ये कुछ डायबिटिक हिस्ट्री की पेशेंट की मेडिसिन जो चाहिए थी उसके बारे में बता दिया। अब जो वेट लॉस की तरफ जब आ जाता है, जैसे सबसे बेस्ट मंथ है फॉर वेट लॉस के लिए, तो जो ये कोई ऐसा मैदान है वेट लॉस का जो कि कभी भी फतह नहीं हुआ, फतह हुई जितनी कंप्लीट तौर पर उसके ऊपर वो अपनी ग्रिप नहीं वो कर सकता। तो इसी तरह अगर किसी ने वेट लॉस करना है तो वो कोशिश करे कि शहरी से कोई 20-25 या आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी वो ज़रूर इस्तेमाल करे। इससे ये होगा कि उसका जो है ना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। जब वो 2 गिलास पानी पिएगा तो मेटाबॉलिज्म का रेगुलेट हो जाएगा। इसके साथ वो मिक्स सब्जी खा सकता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उससे अवॉइड करने, ताकि उसने वो बेसिकली वेट लॉस करना है। मिक्स सब्जी खा सकता है, दाल खा सकता है। मिक्स सब्जी में मिक्स थोड़ी सी क्वांटिटी आलू, मटर, गाजर वो आ सकती है इसमें, लेकिन चम्मच के साथ खानी है, उसने रोटी के साथ नहीं, क्योंकि उसने वेट लॉस करना है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल होता है वेट लॉस करना। और आम ज़िंदगी में भी वेट कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। मिक्स सब्जी का तो कच्ची सब्जी उसने नहीं खानी, दही में इसबगोल का छिलका 1 चम्मच डाल के वो इस्तेमाल कर लेगा, तो वो काफ़ी उसको बेनिफिशियल होगा, फाइबर भी मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो भी उसको काफ़ी हद तक हेल्प आउट मिल जाएगी। तली हुई चीज़ें तो डेफिनेटली उसने अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं, उन्हें अगर वो रख रही हैं तो कोशिश करें कि सहरी में वो 1 से डेढ़ 2 गिलास दूध ज़रूर पिएँ। दूध का जब वो इंटेक रखें तो उसमें जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी काफ़ी हद तक, उसमें वाटर कंटेंट जो दूध में है वो उसको काफ़ी हद तक मिल जाएगा। इसके अलावा अफ्तारी के बाद भी उन्होंने दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बेबी को आप फीड करेंगी तो बेबी की रिक्वायरमेंट तो पूरी करती है, तो आपकी डेफिशिएंसी नहीं वो होनी चाहिए, तो वो उससे आपको वो काफ़ी हद तक डेफिशिएंसी मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेश जूस का आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब सेब का हो सकता है, मौसम्मी का हो सकता है, अमरूद का हो सकता है, स्ट्रॉबेरी बड़ा अच्छा चॉइस है, वो हो सकता है। हाँ, अगर आप फ्रेश जूस बना रहे हैं तो कोशिश करें उसमें स्मॉल पीस, छोटा सा टुकड़ा ना आप अदरक जिंजर का भी डाल दें। जब ग्राइंडर में मिक्स कर लेंगे तो वो भी उसमें मिक्स हो जाएगा, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें वो चली जाएगी। तो जब ये डालेंगे अदरक, तो ये आपके किडनी और लिवर के जो फंक्शंस हैं ना, उसको रेगुलेट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा जिंजर। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग सहरी। आप इसमें योगर्ट का ज़रूर इस्तेमाल रखें, लस्सी का इस्तेमाल करें। इसको वाटर हाइड्रेशन लेवल को भी काफ़ी हद तक इसमें आपको वाटर कॉन्टेक्ट मिलेगा, और 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर आप सहरी में रखें, क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं, 16 घंटे का रोज़ा है, तो इसमें आपकी डिहाइड्रेशन कंडीशन जाने की कंडीशन काफ़ी हो जाती है। हाई साल्ट प्रोडक्ट को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। इस तरह जब हम अफ्तारी की बात करेंगे तो एज़ कम्पेयर खजूर के साथ आप अफ्तारी करें। फिर हाइड्रेशन लेवल करने के लिए आप सिंपल वाटर, लस्सी, स्कंजवीन, सत्तू, फिर जामे शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध सोडा और फिज़ी ड्रिंक से थोड़ा-सा अवॉइड करना है, क्योंकि जब फिज़ी ड्रिंक से अवॉइड करेंगे तो ये आपकी किडनी के ऊपर जाके इसको अफ़ेक्ट करेगा। वो कैसे अफ़ेक्ट करेगा, वो एक अलग मैकेनिज़्म है, वो हम इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं, जब फास्टिंग के रिजिम में आप यूज़ करते हैं तो आपकी किडनी की कैसे अफ़ेक्ट करती है। थोड़ा-सा आपने पानी पिया, 2 खजूर से लेके 1-2 गिलास पानी पिया, फिर जो भी आपने है, चना चाट है, लोबिया है, दही बल्ले हैं, 1 प्लेट आप उसकी वो खा लें। अगर आपने समोसा पकोड़ा का इस्तेमाल करना है तो वो घर के बने होते हैं। कोशिश करें कि उसका आपको पता होगा, जैसे पहले मैंने कहा आपको पता होगा उसमें इंग्रीडिएंट्स कौन से हैं, कौन से कुकिंग ऑयल में वो फ्राइड हुआ है। जब आप बाज़ार से लेके आते हैं तो उसमें जो कुकिंग ऑयल होता है वो काफ़ी दफ़ा रीयूज़ हो रहा होता है, और उसकी क्वालिटी भी वो वाली नहीं होती जो कि आपको बॉडी के लिए वो अच्छी हो। तो वो करना है।
फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज के बाद 10 से 15 मिनट का उसमें डेफिनेटली गैप आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जो भी खाना है वो एक उसका पोर्शन, और कोशिश करें कि जब आपने वो खाना खाना है जो भी आप खा रहे हैं एक प्लेट में लेके एक ही दफ़ा डाल दें, उसको तो दोबारा रीफिल ना करें। जब आप रीफिल करेंगे तो आपका पोर्शन साइज बढ़ जाएगा। सर्विंग और पोर्शन साइज कंट्रोल होता है न्यूट्रिशन में। वो एक स्पेसिफिक जैसे मेडिसिन में एक डोजेज फॉर्म होती है, इसी तरह न्यूट्रिशन में सर्विंग होती है। तो क्वेश्चन एक सर्विंग में जितना आपने समझ लें कि मैं इतना वो खा सकता हूँ उतना डाल, उसको दोबारा रीफिल ना करें। एक दफ़ा वो खा लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी उसके खाने के बाद नहीं पीना, उससे पहले पानी पिए। फिर जारी बात है आपकी वो इशा का टाइम हो जाएगा, आप नमाज पढ़ें, आप वॉक भी कर सकते हैं, नमाज से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी वो कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइन थी सहरी और अफ्तारी की वजह से। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपने एक्सरसाइज कौन सी करनी है और कौन सा बेस्ट टाइम है फॉर एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने क्या किया, रमज़ान इज़ वन ऑफ द बेस्ट मंथ फॉर वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। देखिए वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वेट कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट का जो आपने वेट गोल अचीव कर लिया है उसको मेंटेन रखना है, उसको कम नहीं करना। और वेट लॉस का मतलब आपने ओवर वेट है या ओबेसिटी, उसको कैसे कम करना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो है वो अफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले कोशिश करें कि आप वॉक ज़रूर करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब उस वक्त आप करेंगे तो एनर्जी को कोई आपकी बॉडी को एनर्जी सोर्स कहीं से नहीं मिल रहा होगा, तो उसने वो यूज़ करना है जो उसके पास एनर्जी पड़ी हुई है। तो इस वक्त में फैट बर्न सबसे अच्छा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बर्न सबसे अच्छा हो सकता है, वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है इस टाइम पे। तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप करूँ कि रमज़ान से अफ्तारी से पहले या अगर आप हाई इंटेंसिव वर्कआउट करें तो वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये 14 से 16 घंटे का रोज़ा है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा सकती है। तो हाई इंटेंसिव वर्कआउट की मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वॉक करें, योगा कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वॉक, योगा एंड स्ट्रेचिंग, हाफ एन आवर की वॉक बड़ी अच्छी है। हाई इंटेंसिव वर्क इंटरवल भी आप नहीं कर सकते तो ये अफ्तारी से पहले। हाँ, अगर तरावी के बाद या इशा के बाद अगर आपने वो जाना है उस तरफ तो आप वो कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ये तो कुछ एक्सरसाइज के बारे में हो गई। अब जनरल गाइडलाइंस ये कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए, कैसे आप फिट रह सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का महीना, तो रमज़ान रोज़े सिर्फ इस्लाम में नहीं है, दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़ों की जो है ना वो उन पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, दूसरे मज़ाहिब वाले भी रोज़े रखते हैं। तो जैसा कि सूरह काफ में है कि रमज़ान में आप खाओ पियो लेकिन हद से ना गुजरो। एक बैलेंस डाइट, नॉर्मल डाइट प्लान के साथ आप फिट रह सकते हैं रमज़ान में भी। हाइड्रेशन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होना। जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये कुछ था हमारा हाउ टू वी कैन गेट फिट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो लॉकडाउन की कंडीशन भी है, रमज़ान का महीना भी है, दोनों कंडीशनें हैं। तो इस साल का जो रमज़ान है ज़ाहिर बात है इकनॉमिक क्राइसिस भी है लोगों के, तो वो भी लोगों ने आपने देखना है। तो ये बड़ा वो इस्तकामत वाला महीना भी है, सब्र वाला महीना भी है कि लोगों को सब्र का सबक लेसन भी मिलता है। आपने ऐसे लोग भी हैं जिनके पास क्या कहते हैं दूसरे महीने में या पूरे साल में ऐसी सहूलतें मैसर नहीं हैं जिससे वो अच्छा खाना खा सकते हैं या गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ले सकें। तो आपको इस महीने में उनके जज्बात को जब रोज़ी की कंडीशन होती है तो सब्र का महीना आपको ये दर्ज देता है कि वो लोग जो कि अच्छी जिनको खुराक मैसर नहीं है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे। तो ये मेरा आज का वो थोड़ा सा वो सेशन था रिगार्डिंग हाउ वी कैन गेट फिट इन द मंथ ऑफ होली रमज़ान। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी मिस्टर सैमसन एंड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हमजा अनवर, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि फॉर्मेंस
फॉर्मेन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, उनके मुताबिक मैं बता सकूं कि आप कैसे फिट रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ होली रमज़ान बाय अडॉप्टिंग सर्टन थिंग्स एंड अवॉइडिंग सर्टन थिंग्स। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स, और वो जो दूसरी कंडीशन है आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के पे मैंने लास्ट आपके जो प्रेसिडेंट से उनसे बात की थी कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे एक मैं आपके साथ वो सेशन करना चाहूँ, वो 1-to-1 सेशन होगा आपके वो डिपार्टमेंट में। वो ज़्यादा बात है जब ये लॉकडाउन की कंडीशन ख़त्म होगी उसके बाद ही हम वो देखेंगे कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और स्ट्रीट डाइट्स में क्या फ़र्क है, और हर इंडिविजुअल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कंपोजिशन कैसे वो चेंज होती है। तो उसके मुताबिक मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। फिर वहाँ पे सबसे जो इस तरह के सेशन होते हैं ना, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़े का इवेंट होती है। मैं तो बोल के वो चला जाता हूँ, लेकिन जो आपकी ऑडियंस होती है वो चीज़ों को कैसे पिक कर रही है, और उनके माइंड में कोई अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो कैसे वो उसको हम टैकल करते हैं। तो ये वो सारी वो कंडीशन थी। So again, I am very thankful Foreman's Pharmaceutical Society, Foreman Christian College, Department of Pharmacy, or Mr. Sampson, President of the society, and Mr. Hamza Anwar, and the whole management जो है आपकी फॉर्मल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में फिर आपके साथ वो इंटरेक्शन रहेगा। तो अगेन अगर किसी का वो कोई क्वेश्चन हो तो अगेन मेरे से वो आपके पेज पे मेरे से वो वहाँ पे ड्रॉप कर दे, तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर फिर भी होगा तो मेरा वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमजा से या सैमसंग से वो लेके अपने वो जो सोसाइटी मेंबर्स उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि अगर किसी का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग भी अगर कुछ चाहता हो कि फार्मेसी के बाद अगर न्यूट्रिशन की तरफ आना चाहे तो वहाँ पे भी मैं आई एम वेरी हैप्पी टू गाइड दैम। क्योंकि सीनियर से नहीं गाइड करना होता है कि आपने वो कैसे आप अपने प्रोफेशन को लेके चलना हो। हमें भी अपने सीनियर्स गाइड करते हैं, तो आप जो पाइनियर सेशन है तो आपने अपने जो जूनियर्स को गाइड करना है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, आप किस में आगे वो जा सकते हैं। जिस तरह हमारे सीनियर्स पंजाब यूनिवर्सिटी है, मदर इंस्टीट्यूट है, हमारे सीनियर ने हमें हमें बता दिया था कि फार्मेसी के बाद आपके साथ ये वाला होगा, ये वाली फील्ड्स हैं, आपने कौन सी चीज़ को कैसे लेके चलना है। तो इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं। थैंक यू हमजा, थैंक यू मिस्टर सैमसन अगेन। जो मेरे टिप्स थी रिगार्डिंग हाउ वी कैन गेट फिट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, वो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ फ्यूचर में आपसे बात होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।